नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और लगातार आपने देख लिया कि बिहार राज्य से संदर्भित ऐसे तो लगभग हमारी 42 से 43 कक्षाएं हो चुकी हैं करंट अफेयर्स को लेकर, लेकिन यदि हम बिहार राज्य की बात करें, सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल की बात करें, तो उसकी भी आपकी ये 15वीं क्लास है। तो निश्चित रूप से समग्रता से जो चीज़ें हैं, जो आपकी पाठ्यक्रम में, जो आपकी परीक्षा में पूछी जानी है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सब को समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो सभी उपस्थित हो जाएं, जिससे अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें और प्रश्नों को विधिवत तरीके से देख सकें कि क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं। चले सभी उपस्थित हो जाएं। चले सभी उपस्थित हो जाएं और पहला प्रश्न आपके सामने है आज का। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, बिहार राज्य सरकार गंगा के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर बना रही है? गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के दोनों छोर पर बहुत सारे बिहार के शहर स्थित हैं जिनसे होकर गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कितने ज़िले हैं, दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर स्थित ऐसे कितने ज़िले हैं जहाँ पर बिहार राज्य सरकार एक विशेष प्रकार का कॉरिडोर, जिसको जैविक कॉरिडोर बोला जा रहा है, बना रही है। 12 ज़िले, 13 ज़िले, 14 ज़िले या 16 ज़िले? चले बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। क्योंकि बिहार राज्य विशेष की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बिहार राज्य विशेष से संदर्भित जो भी घटनाक्रम होते होंगे उस पर आपकी नज़रें अवश्य जाती होंगी, अवश्य होती होंगी। चलिए इसको बताएं। यहाँ पे सबसे पहले आप जवाब दीजिए, तब तक मैं अतिरिक्त जानकारी कुछ बता देता हूँ। जैसे बात हो रही है गंगा नदी की, किसकी बात हो रही है? गंगा नदी की बात हो रही है। तो आपको पता होगा गंगा नदी का उद्गम स्थल यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है गंगोत्री उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम होता है। ये आपको बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। गंगा नदी जो है यदि हम देखें तो बिहार में जब ये प्रवेश करती है तो 2 जिलों की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। और ये दोनों जिले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं? भोजपुर और सारण, ये आपको पता होना चाहिए। भोजपुर और सारण की सीमा बनाते हुए गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। कुछ उत्तर की तरफ से आने वाली नदियां हैं, कुछ दक्षिण की तरफ से आने वाली नदियां हैं। इन नदियों के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। ज़्यादातर जो नदियों से प्रश्न होते हैं वो इस तरह के प्रश्न होते हैं कि जो सहायक नदी है गंगा की, कोई भी गंगा की एक सहायक नदी ले लेते हैं, बोल देते हैं कि इनका मिलन कहाँ पे होता है, गंगा नदी से ये कहाँ पर जाकर मिलती हैं। जैसे यदि हम बात करें तो सोन नदी आप जानते हैं, सोन नदी हो गया, सरयू नदी हो गया, बागमती नदी हो गया, ये कुछ गंगा की सहायक नदियां हैं। ये कहाँ पर गंगा में जाकर मिलती हैं, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि सोन नदी की यदि हम बात करें तो दानापुर के निकट ये जाकर गंगा से मिल जाती है। सरयू नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये छपरा के निकट मिल जाती है। और यदि हम बागमती की बात करते हैं तो खोमरा घाट एक स्थान पड़ता है जहां पर ये जाकर गंगा से मिल जाती है। तो इस तरह से भी हमें तैयार रहना है, इस तरह के प्रश्नों के लिए भी हमें तैयार रहना है। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि गंगा हमने बताया गंगोत्री से निकलती है। तो जब गंगोत्री से इसका उद्गम होता है तो गंगा नाम से नहीं होता है, बल्कि आप जानते हो गंगा जो नदी है ये 2 नदियों अलकनंदा और भागीरथी, इन 2 नदियों के संगम के स्थान पर, इन दोनों नदियों के संगम होने से गंगा नदी बनती है अलकनंदा और भागीरथी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं गंगा नदी की तो अलकनंदा और भागीरथी ये जो नदियां हैं इनका संगम कहां पर होता है? तो आपको याद रखना है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग नामक स्थान पर इनका संगम होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसी के बाद से इनकी संयुक्त धारा जो होती है वो गंगा नाम से जानी जाती है। अलकनंदा और भागीरथी, इनका उद्गम कहाँ से होता है इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका पहला होमवर्क है करंट अफेयर्स की कक्षा में कि अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब जो है इस प्रश्न का वो है 13
बिहार के 13 जिले हैं ऐसे जिनमें ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा रेलवे टनल कहाँ बना है? बिहार में अभी तक एक रेलवे टनल हुआ करता था और बिहार का जो एक पहला रेलवे टनल था ये था जमालपुर में। कहाँ पे था? जमालपुर, जो ए विकल्प में दिया है, यहाँ पे पहला रेलवे टनल था। क्योंकि अब दूसरा बना है तो दूसरा कहाँ पर बना है ये आपको बताना है। बताएं दूसरा कहाँ पर बना है। दूसरा यदि हम बताएं, हिंट थोड़ा सा दे दें तो ये जो शहर है ये बंदूक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बंदूक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दें, जब बात आती है बिहार में बंदूक उद्योग की तो बात आती है मुंगेर की। इसका मतलब मुंगेर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मुंगेर की बात यहाँ पे हो रही है तो मुंगेर से जुड़ता एक नाम है और आपको याद रखना चाहिए। क्या नाम है? मांगुर। एक प्रकार की ये मछली है और आपको यह भी पता होगा ये जो मछली है कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ती है। कैसे? क्योंकि बिहार राज्य सरकार का जो राजकीय मछली है वो है मांगुर। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से जो भी शब्द कहीं भी मैच करते हो, किसी अन्य फैक्ट की तरफ इशारा करते हो, तो उसको भी हमें याद करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। सिर्फ रटने मात्र से हमारा काम नहीं चलने वाला है कि हमने रट लिया बिहार का दूसरा रेलवे टनल कहाँ बन रहा है, मुंगेर में बन रहा है, तो इस तरह से चीजें हमारी ज्यादा दिन तक ज़्यादा बेहतर तरीके से हम नहीं रख सकते हैं। क्योंकि अपनी जो हमारी पुरानी परिपाटी है रटने का, करंट अफेयर्स, उसको बदलना होगा, तभी चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। इसको बताएं, बिहार से कितने साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया गेम्स के लिए हुआ है? देखो, कितने साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन हुआ है तो आपको बता दें, इन जो साइकिलिंग खिलाड़ी हैं, जो इनकी संख्या है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। उनमें से किसी एक खिलाड़ी का नाम देके आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संबंधित खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। तो बताएं कितने खिलाड़ियों का चयन जो है वो खेलो इंडिया गेम्स के लिए हुआ है? आपको जवाब देना है। विकल्प में सभी उत्तर दिए हुए हैं, बताएं। जवाब दीजिएगा। चलें, जवाब दीजिएगा। सबका जवाब आना चाहिए। देखो, यहाँ पे 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और ये चारों खिलाड़ी कौन हैं? पहले हैं नीलम कुमारी, दूसरी है मयंक राज, तीसरी है नीतीश कुमार, चौथे हैं शशिकांत। ये आपको पता होना चाहिए, शशिकांत यादव। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जो कि साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। इनका गेम कौन सा है? साइकिलिंग इनका गेम है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनका जो चुनाव है खेलो इंडिया गेम्स के लिए हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स जो है ये भारत सरकार का आप कह सकते हो प्रोजेक्ट है, भारत सरकार का खेल मंत्रालय इसको चलाता है। तो आपको यहाँ पे यह भी याद रखने की जरूरत है कि हमारे खेल मंत्री कौन है। यदि हम केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें तो आपको पता होगा, केंद्रीय खेल मंत्री की जब बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री हैं। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनका भी नाम आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहली बार अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? इनमें से कौन सा शहर है जो पहली बार अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? आपको बताना है। बताएं, इनमें से कौन सा शहर पहली बार अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा शहर पहली बार अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? यह कौन सा है आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ने से मतलब है, यहाँ पे तात्पर्य है कि मतलब कि ये जो स्थान है इससे अब कोई देश कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कोई एक देश है जो इससे कनेक्ट हो रहा है। और जब बात हम करते हैं गंगा नदी की तो आपको पता होगा कि गंगा नदी की जब हम बात करते हैं तो इसमें यदि हम देखें बिहार और गंगा नदी के संदर्भ में तो आपको देखने को मिलता है कि बांग्लादेश ही इससे कनेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो जलमार्ग बनाया गया है इससे होकर बांग्लादेश की क्षेत्र से होकर बांग्लादेश के क्षेत्र से यात्रा करते हुए इस
जलमार्ग के माध्यम से आप असम की राजधानी गुवाहाटी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बिहार से असम को कनेक्ट किया जा रहा है इसके अंतर्गत, लेकिन इसमें बांग्लादेश को भी भूमिका निभानी पड़ रही है। बांग्लादेश से होकर ये जलमार्ग जाएगा, तो ये कौन सा शहर है जो इस जलमार्ग से जुड़ा है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। चले, देखो इसका सही उत्तर है पटना। और पटना अब जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पटना से गुवाहाटी तक बांग्लादेश होकर जाया जा सकेगा आसानी से। आप कह सकते हो जल परिवहन के माध्यम से कार्गो शिप जो होते हैं वो आसानी से पटना तक पहुंच सकेंगे। ये बेहतरी है, ये आप कह सकते हैं कि परिवहन की दिशा में एक बेहतर कदम है। अब देखो बात हो रही है गंगा की, तो गंगा के संदर्भ में कुछ फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है कोसी। कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा के संदर्भ में कई सारे अन्य फैक्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे गंगा के किनारे कौन से शहर स्थित हैं, तो आपको पता होगा। प्रमुख शहरों में यदि हम बात करें तो पटना हो गया, मोकामा हो गया, पटना हो गया, मोकामा हो गया। इसके साथ साथ पटना मोकामा के अतिरिक्त भी कई सारे अन्य शहर हैं, जैसे बक्सर हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया। बक्सर हो गया आपका, भागलपुर यहाँ पे दिया हुआ है, भागलपुर हो गया, मुंगेर। ये कुछ शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि हम यहाँ पे गंगा नदी की बात कर रहे हैं, इसलिए गंगा नदी के किनारे जो भी शहर स्थित हैं उनके बारे में हमें बेहतर जानकारी, अधिकतम जानकारी, मैक्सिमम जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे कि आपने देखा कि कोसी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि गंगा नदी स्वयं में बिहार में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 200 एयरपोर्ट, विश्व के जो 200 चुनिंदा एयरपोर्ट्स हैं उसमें शामिल होने वाला एयरपोर्ट आपका था पटना एयरपोर्ट। और मैंने इसका पूरा नाम पूछा था आपसे कमेंट बॉक्स में, लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। तो आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट का जो नाम है वो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। जेपी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी प्रश्न बन जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताओगे पटना। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो भी आपका जवाब होगा पटना। तो इस तरह से जब आप किसी फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो अधिकतम जितना भी आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर सके उतना किया करें, आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए इसको बताएं, पहला पशु व्याख्यान केंद्र कहां पर बनाया गया है? बिहार का पहला पशु व्याख्यान केंद्र कहां पर बनाया गया है? चलो बताएं। और पटना में मैंने आपको बताया था एक चीज और कल की कक्षा में कि पटना में एक आपका तारामंडल है, और जो तारामंडल है उसका नाम मैंने आपसे पूछा था, वो भी आपने जवाब नहीं दिया। तो उसका नाम है इंदिरा गांधी तारामंडल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंदिरा गांधी तारामंडल ये पटना में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जहां पर RGB रेड, ग्रीन और ब्लू आप कह सकते हो लेजर शो का भी अब आयोजन किया जाएगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से लेजर शो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको बताएं, पहला पशु व्याख्यान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? पशु व्याख्यान केंद्र की बात हो रही है। पशु व्याख्यान केंद्र विशेष रूप से इसका संबंध आप कह सकते हो कि पशुओं के बारे में जानकारी देने के लिए, वन्यजीवों से संबंधित जानकारी के लिए, उनसे जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनके बारे में जानकारी के लिए ये व्याख्यान केंद्र का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें इसका आयोजन किया गया है राजगीर में, और राजगीर में ही आप जानते हो जू सफारी भी आपको देखने को मिलती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वन्य जीव की, तो आपको पता होगा कि बिहार में कई सारे अभ्यारण्य हैं। ठीक है, बिहार में कई सारे अभ्यारण्य हैं और इन अभ्यारण्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बिहार में जो कई सारे अभ्यारण्य हैं उनमें यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा सुहियान पक्षी विहार। आप याद कर लीजिएगा, बहुत कम आप नाम सुनते होंगे लेकिन पूछा जाता है क्या? सुहियान
सुहियान पक्षी विहार, यदि किसी को पता है कहाँ पर है तो अवश्य आप बताएं कि सुहियान पक्षी विहार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, हरियाबाड़ा हिरण पार्क, हरियाबाड़ा हिरण पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि किसी को भी जानकारी है, किसी भी छात्र को जानकारी है तो आप अवश्य बताएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है बिहार के संदर्भ में। इसके साथ साथ आप जानते होंगे अतिरिक्त जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, भीमबांध अभ्यारण्य, इन सब के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, ठीक है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के बारे में सुनते रहते हैं तो आपको याद रहता है। लेकिन ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, सुहियान पक्षी विहार या हरियाबाड़ा हिरण पार्क, इनको बहुत कम सुनने को मिलता है और बहुत कम पुस्तकों में इनकी चर्चा भी की जाती है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हरियाबाड़ा यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा अररिया में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? अररिया में आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप सुहियान की बात करते हो तो सुहियान आपको देखने को मिलेगा भोजपुर में, ठीक है। तो इनमें से एक कहाँ पर है? एक है भोजपुर में और एक है अररिया में। तो याद रखिएगा, सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में देखने को मिलेगा, हरियाबाड़ा हिरण पार्क आपको अररिया में देखने को मिलेगा। दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों को आपको रट जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखो, पद्मश्री से संबंधित हमने कई सारे प्रश्न देखे, क्योंकि समस्या कहाँ पे हो रही है हमें? समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत कम समय अंतराल में 2020 के लिए, 2021 के लिए और 2022 के लिए, आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनकी घोषणा एक साथ ही कर दी गई 2020, 2021, 2022 के लिए, जिससे बहुत सारी समस्याएं हमारे आप जैसे छात्रों के लिए यहाँ पे उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमें समझने की ज़रूरत है। चलिए, अब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि 2020, 2021, 2022 की जो बात हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ पे आ रही है कि कौन सा 2020 के लिए है, कौन सा 21 के लिए है, कौन सा 22 के लिए। तो आप इतना याद रखिए कि अब 20 वाला तो भूल जाइए, 21 और 22 आपको अवश्य याद रखने हैं। 2022 के बारे में यहाँ पूछा गया है तो आप निश्चित रूप से जवाब दीजिए कि 2022 के बारे में किसे दिया गया, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलें, ये सैवाल नहीं है, सैबाल है, ये वाह नहीं बा है, ठीक है। सैबाल गुप्ता, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा सही है? देखो, यहाँ पे बात हो रही है 2022 के लिए। 2022 के लिए आचार्य चंदना जी और सैबाल गुप्ता को दिया गया। सैबाल गुप्ता को मरणोपरांत दिया गया है और आचार्य चंदना जी को भी दिया गया। तो दो लोगों को दिया गया है 2022 के लिए बिहार के संदर्भ में, दोनों आपको पता होना चाहिए। जहां आचार्य चंदना जी को सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है, वहीं सैबाल गुप्ता को जो है ये साहित्य के क्षेत्र में, आप कह सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, आचार्य चंदना जी और सैबाल गुप्ता। वर्ष 2022 के लिए 2 पद्मश्री बिहार को मिले हैं और ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। मतलब इस प्रश्न का ई विकल्प सही उत्तर होगा। यहाँ पे कुछ नाम और आप देख रहे होंगे, दुलारी देवी, रामचंद्र माझी। तो आपको बता दें, दुलारी देवी हो गई, रामचंद्र माझी हो गए, दिलीप कुमार सिंह हो गए, मृदुला सिन्हा हो गए। मृदुला सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह, रामचंद्र माझी और दुलारी देवी, जब इनकी बात हम करते हैं तो इनको जो पद्मश्री मिला है वो वर्ष 2021 के लिए मिला है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। और वर्ष 2021 की जब बात करते हैं तो एक पद्म भूषण भी मिला था, और पद्म भूषण जो मिला था वो रामविलास पासवान को मिला था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अब उम्मीद करता हूं कि पद्मश्री जो आप कह सकते हो पद्म पुरस्कारों से संबंधित कोई डाउट आपका नहीं होगा। 2020 भी आपको बताया गया, 2021 भी आपको बताया गया, 2022 के संदर्भ में भी मैंने आपको जानकारी आज दे दी है। पहली बार दी है लेकिन जानकारी अब आपको मिल गई है। तो अब आपके कोई भी प्रश्न पद्म पुरस्कारों से संबंधित गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति विशेष का नाम याद करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति विशेष किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसे एनिमेंट साइंटिस्ट अवार्ड जंतु विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया?
एनिमेंट साइंटिस्ट अवार्ड जंतु विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया, आपको बताना है। चलें बताएं। एनिमेंट साइंटिस्ट अवार्ड जंतु विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पे 3 नाम देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर चंद्रमा सिंह, इसके बाद अनुपम सिन्हा, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, डॉक्टर किरण वाला। अब इनमें से पूछा जा रहा है जंतु विज्ञान के लिए किसे दिया गया। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसमें देखो दिया तो तीनों लोगों को गया है, ए विकल्प भी सही है, बी विकल्प भी सही है और सी विकल्प भी सही है। कब सही है, यदि यहाँ पे जंतु विज्ञान हटा दिया जाता। यदि आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाता निम्नलिखित में से किसे एनिमेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है, तो तीनों विकल्प सही था। लेकिन यहाँ पे जंतु विज्ञान पूछा गया है, इसलिए सही उत्तर हो गया डॉक्टर चंद्रमा सिंह, इनको दिया गया है जंतु विज्ञान के क्षेत्र में। और डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर किरण वाला को जो दिया गया है वो वनस्पति के क्षेत्र में दिया गया है, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प इस प्रश्न का। ठीक है, बाकी तीनों नाम आप नोट कर लीजिए। अंतर क्या है तीनों में वो मैंने आपको बता दिया। अनिल और किरण वाला का जो नाम आता है, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर किरण वाला का नाम ये आता है वनस्पति विज्ञान से संबंधित, और बाकी दूसरा नाम आता है जंतु विज्ञान से संदर्भित। निम्नलिखित में से कौन सा जिला खाद्यान्न वितरण के मामले में शीर्ष पर रहा। बिहार का वह कौन सा जिला है जो खाद्यान्न वितरण के मामले में शीर्ष पर है, आपको बताना है। चलें बताएं। बिहार का वह कौन सा जिला है जो खाद्यान्न वितरण के मामले में शीर्ष पर है। बिहार का वह कौन सा जिला है जो खाद्यान्न वितरण के मामले पे शीर्ष पे है, आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। बिहार का वह कौन सा जिला है जो खाद्यान्न वितरण के मामले में शीर्ष पर है। देखो खाद्यान्न वितरण के मामले में जो शीर्ष पर जिला है वो है पूर्णिया, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलो इसको बताओ। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न को मैं नहीं रखता आज के इस सेशन में, लेकिन इस प्रश्न को इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम पे कुछ मैसेज आए थे। 2 मैसेज मुझे मिले हैं पिछले 10 दिनों में, और ये 2 मैसेज इसलिए मिले थे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था धीरज कुमार, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया, मैंने धीरज कुमार बताया था। लेकिन उस दौरान शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो या मेरे से छूट गया हो कि बिहार से संबंधित कुल 3 लोगों को, 3 बच्चों को ये पुरस्कार मिला है। तो आपका कमेंट था कि सर कुछ लोग बोलते हैं कि ज्योति कुमारी, कुछ लोग बोलते हैं पल साक्षी। तो आपको बता दें कि बिहार से संदर्भित 3 लोगों को, 3 बच्चों को आप कह सकते हो बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, जिनमें धीरज कुमार भी शामिल हैं, जिनमें ज्योति कुमारी भी शामिल हैं, जिनमें पल साक्षी भी शामिल। मतलब ये जो तीनों नाम आप देख रहे हो, ये तीनों नाम संबंधित हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021-22 से। तो कहने का मतलब ये तीनों आज नोट कर लीजिएगा। हो सकता है उस दिन मैं भूल गया रहा हूँ, सिर्फ एक की चर्चा हमने की हो, लेकिन आज तीनों का नाम आप नोट कर लीजिएगा। पल साक्षी, ज्योति कुमारी और धीरज कुमार, तीनों का नाम आपको याद रखना है। तीनों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। इसको बताएं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रति लाख की आबादी पर कितने पुलिसकर्मियों की संख्या निर्धारित करने पर सहमति जताई गई है। बिहार राज्य सरकार ने बिहार में बढ़ रहे अपराधों, साइबर क्राइम, इन सब पर रोकथाम के लिए, आप कह सकते हो सभी प्रकार के अपराधों पर रोकथाम के लिए जो रिपोर्ट आई थी बीच में कि पुलिस बल जो है जिस हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो राष्ट्रीय मानक है, जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है और इन्होंने घोषणा की है कि जल्द से जल्द जो रिक्तियां हैं उनको भरी जाएंगी। साथ ही साथ जो लोग अभी सेवा से बाहर हैं, किसी कारण से बर्खास्त किया गया हो, उनकी आप कह सकते हो पुनः उनको सेवा में लाया जाएगा। तो इसमें से कौन सा अनुपात है, प्रति लाख की आबादी पर कितने पुलिसकर्मियों की संख्या निर्धारित करने की बात की गई है बिहार सरकार द्वारा, आपको बताना है। बताएं कितनी संख्या, प्रति लाख पर कितने पुलिस बल निर्धारित करने की बात की गई है, बताएं। देखो जब बात हो रही है पुलिस स्टेशन की, पुलिस की, तो रामपुर चौरम आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन,
क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन भारत का 10वां सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन था। आपको स्वाभिमान वाहिनी का भी नहीं भूलना है, ठीक है। स्वाभिमान वाहिनी जो थारू जनजाति की महिलाओं को लेकर बनाया गया एक बटालियन है। और इससे संदर्भित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूं कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा किया कि आगे जो है पुलिस बलों में 35% जो है प्रयास किया जाएगा कि महिलाओं को रखा जाए। तो महिलाओं को 35% आप कह सकते हो पुलिस बलों में मिनिमम 35% नियुक्ति के लिए भी नीतीश कुमार का प्रयास है, उनके द्वारा कहा जा रहा है। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो संख्या है वो है 165 से 170। 165 से 170 की संख्या को बिहार राज्य सरकार अब लागू करना चाहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया है, बजट भी पेश किया जा चुका है, आप सब जानते होंगे, और उस पर काम भी कर रहा हूं। बहुत जल्द उससे संदर्भित वीडियो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे है? जो अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले आप कह सकते हो जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे है? बताएं, प्रति व्यक्ति आय में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, आपको बताना है। चलें बताएं। जवाब दीजिएगा, कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? देखो यहां पे बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना शहर पहले स्थान पे है। और पटना में जो प्रति व्यक्ति आय है एक वर्ष में वो 1,31,064 बताई गई है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। बिहार का आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा जिला है, वह कौन सा जिला है जहां पे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वो है शिवहर। और शिवहर में जो एक सामान्य व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बताई गई है वह है 19,592 रुपये। तो शिवहर में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है पटना में। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये आपको कभी भूलना नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है बिहार दिवस के रूप में। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और 22 मार्च का जो ये आयोजन होगा, इसका आयोजन गांधी मैदान में किया जा रहा है, ये आपको पता होगा। गांधी मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली हाट की तर्ज पे ये जो है आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो थीम है वह है जल जीवन हरियाली। क्या थीम है? जल जीवन हरियाली। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार उत्सव जो मनाया गया उसका थीम क्या था, तो आपको पता होगा जल जीवन हरियाली इसका थीम था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जल जीवन हरियाली इसका थीम था। साथ ही साथ आप जानते हो PMCH है पटना में, मेडिकल कॉलेज है पटना में। और आपको बता दें इसने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 97वां जो है स्थापना दिवस इसने मनाया है। यह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी पटना में है, तो पटना से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आगामी बिहार दिवस के अवसर पर राजकीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना में, मैंने आपको बता दिया। इसको बताएं। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव रखा है? स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल अस्पताल में बदला जाएगा। चलें बताएं, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल अस्पताल में बदला जाएगा। और इस बार का यदि आप बजट देखेंगे तो स्वास्थ्य पर भी काफ़ी कुछ खर्च करने की बात की गई है। चलें, इसका सही उत्तर है 100, ठीक है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया? मतलब बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है ये संस्करण कौन सा था?
कौन सा संस्करण था ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, कौन सा संस्करण था ये आपको बताना है। और इसमें बताया गया है कि पिछले 5 सालों में कृषि और उससे संगत उद्योगों में, संगत क्षेत्रों में 2.1% की वृद्धि बिहार में देखी गई है। पिछले 5 वर्षों में कृषि और उनके संगत क्षेत्रों में 2.1% की वृद्धि देखी गई है। और आप जानते हो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारा किशोर प्रसाद, और इन्हीं के द्वारा ये पेश किया गया, यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि जो स्टेट की जो राज्य की आप कह सकते, एक तो होती है जीडीपी जो केंद्र की होती है, एक स्टेट की जो होती है, उसमें बोला गया कि स्टेट की जो जीडीपी है उसमें उछाल देखने को मिला। और उछाल भी कब देखने को मिला? कोविड के काल में, जब राष्ट्रीय स्तर पे यदि हम देखें तो 7.2 या 7.3, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मे बी 7.2% का जो है गिरावट देखी गई, सिकुड़न देखी गई थी जीडीपी में। लेकिन उसी के उलट बिहार में जो देखने को मिला है वो जीडीपी का आप कह सकते हो इंक्रीज देखने को मिला है। और वर्ष 2020-21 में 2.5% बढ़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे तो घटा है लेकिन बिहार में बढ़ा है, ये बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि, और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें 8.5% की वृद्धि आपको देखने को मिलती है। राजकोषीय घाटा की भी यहाँ पे बात की गई, यहाँ पे बताया गया राजकोषीय घाटा 3.5%, ये भी आपको याद रखना है। राजकोषीय घाटा बिहार का कितना है? 3.5%, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि जो बजट का आवंटन हुआ सबसे ज़्यादा 16.5% शिक्षा पर हुआ है। ठीक है, बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन शिक्षा पर हुआ है 16.5%, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार का कुल बजट कितना है तो आपको बता दें 2,37,691, 2,37,691 करोड़ रुपए का ये बजट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल बजट का अमाउंट है, ये आपको अवश्य पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट पास करने पर बालिकाओं को कितनी सहायता दी जाती है? कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट पास करने पर बालिकाओं को कितनी सहायता दी जाती है? देखो, कन्या उत्थान योजना के बारे में पिछली कक्षा में भी हमने शायद बात किया था और मुझे लगता है ये प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। कन्या उत्थान योजना के तहत 2 प्रकार की राशि दी जाती है। एक राशि है जो है 25,000 और एक राशि है 50,000। 25,000 जो है ये इंटरमीडिएट पास करने पर दी जाती है, लेकिन शर्त होती है कि बच्ची अविवाहित तो होनी चाहिए, और 50,000 रुपये स्नातक के बाद दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं रखी गई है, तो इसको भी याद रखना है। बिहार राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, और जिन्होंने भी टेस्ट दिया था उससे संदर्भित भी हमने कल डिस्कशन किया था, तो जिन्होंने भी टेस्ट दिया है बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरह से तन्मयता के साथ लगे रहें जो रेगुलर लगे हुए हैं। बाकी कुछ मुन्ना भाई थे जो बाहर हो चुके हैं और निश्चित रूप से उनको बाहर होना चाहिए था, मजबूरी उनकी थी, तो उन्होंने टेस्ट छोड़ दिया है। अच्छी बात है, सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। समय से नहीं सुधरेंगे तो निश्चित रूप से निराशाजनक रहेगा। आगे का जो उनका भविष्य है निश्चित रूप से वो पछताएंगे। तो अपनी जो चर्चा है यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।